स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 8 पे है चैप्टर 2 फिजिक्स का। इसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के लेवल से हो या एनडब्ल्यूटी के लेवल से हो या जेडब्ल्यू के लेवल से, हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है वो हम लोग एकदम सिस्टमेटिक वैसे समझेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे मेरा डायमेंशन क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। Dimension are the power to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। एक क्वांटिटी में हो सकता है एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स हो, तो उन सब का यूनिट्स मिला के जो हमें डिजायर्ड उस पे आता है उसको बोलते हैं लोग डायमेंशंस। तो ये समझने के लिए एक चीज यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो एकदम अभी से इसका यूनिट यही होगा इस टॉपिक के लिए। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर L, मास को m, टाइम को t, करंट को a, एम्पीयर की वजह से। टेम्परेचर जो है वो कहीं कहीं पे तुम्हें k मिलेगा और कहीं कहीं पे तुम्हें ये थीटा मिलेगा। लुमिनस इंटेंसिटी जो हमने डिस्कस किया था, कैंडिला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन, L, M और T। करंट का भी आ जाता है, कभी-कभी टेम्परेचर का भी आ जाता है, ये जो उतना ज्यादा यूज नहीं करते। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जितने भी हमारे पास फॉर्मूलास होते हैं उन सबको जो डायमेंशंस है उन सबको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये समझने के लिए एग्जांपल लेना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये रब कर रहा हूं, ये नोट कर लेना पहले क्योंकि हम लोग इसी को रिफर करेंगे। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो तो लेंथ है, और टाइम तो चलो टाइम ही है। तो लेंथ को मैंने क्या बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए L, और टाइम को T। तो अगर मैं T को ऊपर लेके आ गया तो उसका पावर -1 हो जाएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली MLT फॉर्म में। यहाँ पे M है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ m to the power 0 L T -1। समझ में आ गया होगा ना। ये है हमारा वेलोसिटी का जो एनालाइज किया हमने। अब m नहीं है तो उसका पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या ये है हमारा डायमेंशन एनालिसिस? नहीं, हमारा डायमेंशन एनालिसिस जो है वो है उसका पावर। अगर हमें पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस क्या है तो हम लोग लिखेंगे 0, 1, -1। ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जो उसका पावर होता है कि 0, 1, -1। तो ये है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस। तो मान लो अभी आगे एरिया। एरिया क्या होता है? सम लेंथ इनटू सम लेंथ। जैसे रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो एरिया आएगा L²। इसको अगर पूरा रिप्रेजेंट, मैं भी जस्ट क्या करूंगा कि जो आता है वही लिखूंगा, लेकिन तुम समझ जाना L² मतलब क्या है। m0 m to the power 0 L² to the power 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ L ही है। इसके बाद अगर आ गया हमारा जैसे कि वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, यानी लेंथ का 3 बार, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ क्यूब। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि मास बाय वॉल्यूम। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? m। वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट किया? यहाँ पे क्या हुआ है L3। तो L3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा m L to the power -3। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलास है उन सबको ऐसे निकाल के दूंगा। और हम लोग 11 और 12 में मिलकर लगभग
250 से 300 फॉर्मूलास करेंगे, तो अगर आपको ये सिस्टम आ गया कैसे निकालते हैं, तो धीरे धीरे जो जो फॉर्मूला आता जाएगा उसके बारे में अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो तुम लोग ऐसे प्रोसेस से उसको निकाल सकते हो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर इज फोर्स। फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स का अगर हमें याद रह गया तो हम लोग बहुत सारे चीजों का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि फोर्स का जो आएगा उसको तुम लोग रट्टा मार के रख लो, उसका जो वैल्यू आएगा उसको रट्टा मार के रख लो। तो करते हैं हम लोग फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का है मास इनटू एक्सेलरेशन। और चलो फोर्स निकालने से पहले एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन का होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम का तो टाइम ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ बाय टी, और ये टी रिवर्स होकर आ जाएगा 1 बाय टी, तो ये आ जाएगा L बाय टी स्क्वायर, यानी कि L टी टू द पावर माइनस 2। ये आ गया एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो m ही रहेगा, यहाँ पे स्मॉल m लिख देता हूँ जो मास को रिप्रेजेंट करता हो। कैपिटल M मास आ गया, और एक्सेलरेशन का यहाँ से आ गया L t माइनस 2। ये जरूरी नहीं है कि तुम एक्सेलरेशन का यहीं पे डिराइव कर सकता था, लेकिन मैं अलग से दिखा दिया। तो फोर्स का क्या आ जाएगा? M L t टू द पावर माइनस 2, M L t टू द पावर माइनस 2, यानी कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा? 1 1 माइनस 2। ये जो है M L t टू द पावर माइनस 2, इसको मैं बोलूंगा तुम लोग रट्टा मार के रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी और नेक्स्ट कुछ देखते हैं, और जैसे मोमेंटम P इक्वल्स टू mv। तो m तो है मास और वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर तुम्हें याद है जो पहले हमने वेलोसिटी निकाला था, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट वहां से भी लिख सकते हो, L बाय t। तो ये क्या आ जाएगा? m L t टू द पावर माइनस 1। अब ये हो गया। चलो अभी देखते हैं प्रेशर। देखते हैं प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का मैंने बोला था ये रट्टा मार के रखो, m L t टू द पावर माइनस 2 बाय L स्क्वायर। तो L स्क्वायर अगर ऊपर आएगा तो हो जाएगा m L t टू द पावर माइनस 2, और ये होगा L टू द पावर माइनस 2 और 1 हो जाएगा माइनस 1, m L माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। ये आ गया प्रेशर का। तो हमारा मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया। अभी कौन सा देखें? अभी चलो देखते हैं वर्क। फोर्स का मैं रख रहा हूं, फोर्स का क्योंकि बहुत सारी जगह पे यूज रखेगा। एक वर्क है, एनर्जी है, इन सब का भी हो सके तो तुम लोग रट्टा मार के रख लेना, वर्क का और एनर्जी का। चलो मैं वर्क लिखता हूं, फिर एनर्जी भी इधर भी दिखा दूंगा। वर्क का है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पूरा फॉर्मूला लिखते जाओ तो Fs cos थीटा होता है, लेकिन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम लोग पकड़ नहीं रहे उसको। तो फोर्स का आ जाएगा क्या? m L t टू द पावर माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो फोर्स का आ जाएगा m L स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। मैं बोलूंगा कि इसको भी याद रख लेना तुम लोग। फिर है पावर। पावर तो पता ही है ना, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है? m L 2 t टू द पावर माइनस 2 बाय t। t ऊपर आ जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3। ये हो गया पावर का। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी का होगा वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। तो अगर जूल का डायमेंशन एनालिसिस ये आया तो ऑब्वियसली बिना किए भी हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी का भी क्या आएगा? ये आएगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो भी ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो भी ये आएगा। और अगर तुम लोग करना चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख के भी ये सब निकाल सकते हो, यही आएगा mL² टू द पावर माइनस 2।
तो इसके बाद कर लेते हैं चलो इम्पल्स। अब ये इम्पल्स है क्या, ये तुम्हें चैप्टर 7 में जब हम लोग रोटेशन चैप्टर करेंगे उसमें जाके तुम्हें मिलेगा ये इम्पल्स, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू चेंज ऑफ टाइम। तो फोर्स क्या है, ml t टू द पावर माइनस 2 इनटू t, तो ये आ जाएगा ml t टू द पावर माइनस 1। इसके बाद और क्या करना बाकी है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट और करवा देते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ शायद सुन के तुम लोगों को लगे कि ये सब क्या है, लेकिन जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब जो टर्म्स है तुम्हें वो मिलता रहेगा, जिसके हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे तो उधर फॉर्मूला मिलेगा। तो इसके बाद इसको अगर ऐसे एनालिसिस करना होगा तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर्मूला जो है वो सीख के रखो कि अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा सॉल्व कर पाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास क्या है m और डिस्टेंस क्या है लेंथ, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा दिया, अभी कर लेते सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आ जाएगा फोर्स बाय लेंथ फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ml t टू द पावर माइनस 2 बाई l, तो l कट जाएगा m t टू द पावर माइनस 2, तो l टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। अब क्या बचा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या है ml t टू द पावर माइनस 2 और डिस्टेंस तो लेंथ ही है, तो ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स है ml t टू द पावर माइनस 2 बाय एरिया होगा l स्क्वायर, तो माइनस 2 पर आ जाएगा तो माइनस 2 और 1 हो जाएगा माइनस 1, ml माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। अच्छा अभी और एक चीज देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है स्ट्रेन। ये स्ट्रेन भी मिलेगा तुम्हें बाद में जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुंचेंगे। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये सुन के तो लग रहा है ना ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ऊपर अगर मीटर में हुआ नीचे भी मीटर में हुआ तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखते क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ l में लेते हैं, तो l में, तो ये कट गया तो क्या आएगा m0 l0 और t0। तो ऊपर नीचे अगर सेम क्वांटिटी हो तो उसका वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाता है। जैसे स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ऐसा और कुछ है क्या, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम यही आएगा, तो वो भी है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी और एक चीज कर लेते हैं। ओके नाउ हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। अच्छा अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वर्क का डायरेक्ट पता है तो वो भी लिख सकते हो। अच्छा अभी चार्ज का क्या करें, चार्ज का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें पता ये है कि करंट इक्वल्स टू q बाई टी, पढ़ा था ना हमने क्लास 10 में। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा i इंटू टी, i इंटू टी। तो फोर्स का क्या है m l t माइनस 2 इसका l बाय करंट का क्या बोला था a एम्पियर, टाइम का t। तो ये कितना आएगा m l और l हो जाएगा l स्क्वायर, t माइनस 2 नीचे से और एक आएगा तो आ जाएगा t माइनस 3, a ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा a टू द पावर माइनस 1। तो ये है कुछ फॉर्मूलास जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दिखा दिया। अभी हम लोग कुछ कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं अबाउट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब तुम्हें मिलेगा आगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, उसका फॉर्मूला है Pv इक्वल्स टू
kT। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PV बाई T। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर एरिया, और वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इनटू लेंथ बाय T। तो ये T जो है ये टेम्परेचर है, तो इसको मैं चलो अभी तो T लिखता हूँ। तो फोर्स का क्या है, ये A और A तो कट जाएगा, फोर्स का है mL T⁻⁻2 into L, और इसको तुम लोग K भी लिख सकते हो या फिर थीटा भी लिख सकते हो, मैं थीटा प्रेफर करता हूँ। अब ये हो जाएगा mL² T⁻⁻2 θ⁻⁻1, ये है बोल्ट्जमैन। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जेईई में ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन अबाउट प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट H। प्लैंक एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन का रिलेशन दिया था। इसमें E है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ये बाद में मिलेगा सब कुछ तुम लोगों को, और F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, ये नील बोर के साथ काम करते थे और इन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन का ये रिलेशन दिया था। अब H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई F। अब एनर्जी क्या है, वर्क डन, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 1 बाई टाइम पीरियड यानी 1 बाई T। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और T ऊपर आ जाएगा तो इनटू T हो जाएगा। अब फोर्स का क्या है, mL T⁻⁻2 डिस्प्लेसमेंट L और T। तो देखो हर जगह पे हमें फोर्स यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला फोर्स जो है उसको मेमोराइज कर लो, या फिर एनर्जी जो वर्क डन है उसको मेमोराइज कर दो। ये लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, mL² T⁻⁻1। ये तो हो गया प्लैंक कांस्टेंट। अभी जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी देख लेते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, G m1 m2 बाई d²। तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F d² बाई m1 m2। तो फोर्स का क्या है, mL T⁻⁻2, और डिस्टेंस जो है वो तो लेंथ है L², और नीचे m इंटू m। तो एक m के साथ एक m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा L और L² आ जाएगा L3। m ऊपर आने से हो जाएगा m⁻⁻1 और t तो -2 है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक दो और है, चलो इनको करके ये खत्म करता हूँ, एक फॉर्मूलास वगैरह ये भी तुम्हें बाद में मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वेलोसिटी बाय रेडियस। तो वेलोसिटी क्या था, L बाई T, और रेडियस क्या है, लेंथ है। तो इससे क्या आएगा, L और L कट जाएगा, T ऊपर आएगा तो T⁻⁻1। ये है एंगुलर वेलोसिटी का। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो ये आता है mL² T⁻⁻1। तो ये सब तो तुम लोगों को समझ में आया क्या होगा, कैसे क्या करता है। खुद से एक निकालना रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V/I। ये खुद से निकालना कैसे करेंगे हम लोग। और एक करा देता हूं डेंसिटी। डेंसिटी का है मास बाय वॉल्यूम।
मास है m, वॉल्यूम का हमें पता है l क्यूब, तो ये आ जाएगा m l टू द पावर -3। इसको अगर ढंग से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे m l -3 t टू द पावर 0। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला हो उसका डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे इसका क्या है एनालिसिस 1 -3 डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग निकाल सकते हैं। अभी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस, वो मैं बोल देता हूं तुम लोगों को। पहली बात यह है कि हम जो चीजें जिसको हम लोग डायमेंशनलेस बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि ऐसा कुछ है क्या जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है? हाँ है, वो है जैसे कि हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं 30 डिग्री जैसे कि मेजर किया, ये जो डिग्री में है इसका यूनिट क्या? यूनिट डिग्री है क्या? नहीं, ये यूनिट है रेडियन। पर रेडियन क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली हमने जैसे पहले पढ़ा था जो सॉलिड एंगल है उसको हम लोग किस पे मेजर करते हैं? उसका यूनिट है स्टेरेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये सब जो है कि इनके यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। अच्छा, इसको उल्टा हो सकता है क्या कि डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायमेंशन है पर यूनिट नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस का जो इनिशियल पार्ट। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इसका ही एक पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या है? ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्स्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। मतलब कि ये दो सब्सटेंस को मैं तब ही ऐड कर सकता हूं इस प्रिंसिपल की वाइज कि जब दोनों का जो डायमेंशंस है वो इक्वल होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि 2 kg शुगर को 3 किलोमीटर रास्ते से ऐड कर दो, क्या वो ऐड हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उनका डायमेंशन ही अलग है। या फिर मान लो मैंने बोला कि 1 लीटर पानी को ऐड कर लो तुम लोग 2 घंटे से, तो हो नहीं पाएगा, तो डायमेंशन ही अलग है। इसका मतलब ये है कि वही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम यूनिट हो। क्या x + y = a, इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर a को उधर ले आया तो x + y - a = 0। ऐसा अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सबका यूनिट जो है वो सेम है। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दो यूनिट को प्लस करके c + d आया, दैट मींस इधर का डायमेंशंस और उधर का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा। तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट जो है वो सेम है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। मान लो इक्वेशन दिया हुआ है v = a + bt और हमें बोला है कि v वेलोसिटी है, t टाइम है। v वेलोसिटी है, t टाइम है। हमें बोला गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। a एंड b का डायमेंशन निकालने के लिए बोला। पहले क्या करना, सबको एक साइड ले आना, b - a - bt = 0। तो अब देखो ये v है और ये a है। अगर ये माइनस हो रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा कि नहीं? ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसी को प्लस माइनस कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ v। अबे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ बाय टाइम यानी l t - 1। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ a l t - 1, या फिर पूरा लिखो तो m0 l t - 1। तो हमें मिल गया a का डायमेंशन। अभी हमें निकालना है bt का b का डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए ये समझ में आ रहा है कि v और bt का डायमेंशन सेम होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि डायमेंशन ऑफ bt = डायमेंशन ऑफ v।
बी टी में टी क्या है, बी इंटू टी, और डायमेंशन ऑफ बी क्या है, एल टी माइनस वन। तो बी इंटू टी तो टी आ जाएगा, एल टी माइनस वन। टी अगर उस तरफ चला गया तो बी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन बाई टी, तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू एल टी टू द पावर माइनस टू। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने इस इक्वेशन से ए का भी डायमेंशन निकाल लिया और बी का भी डायमेंशन निकाल लिया। ऐसा और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। मान लो कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं रब कर रहा हूं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a प्लस c बाई m। मान लो हमें x बोला है कि डिस्प्लेसमेंट है और m मान लो मास है, और हमें बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मान लो हमें बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड c। प्रोसेस क्या है, पिछली बार जैसा सेम है, दोनों को उस तरफ ले आओ, x माइनस a माइनस c बाई m इज इक्वल टू 0। तो डायमेंशन ऑफ x और a तो सेम होगा, दोनों तो माइनस हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l। तो डायमेंशन ऑफ a तो हमें मिल गया, क्या है, l। अब डायमेंशन ऑफ c बाई m, डायमेंशन ऑफ c बाई m ये भी किससे इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ x। ये मेरा हैंडराइटिंग को क्या हो गया, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। तो c बाई m मतलब c बाई m तो मास m इज इक्वल्स टू l। तो c इक्वल्स टू उस तरफ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो m l। इसको क्या लिख सकते हैं, m1 l1 t टू द पावर 0। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी के भी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। और एक दो क्वेश्चंस कर लेते, फिर एक कॉन्सेप्ट है इसका वो बोल दूंगा, फिर आज का ये पार्ट खत्म करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो है उस पार्ट में तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस का जो एप्लीकेशंस है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। चलो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। यहां पे म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा है वेवलेंथ, तो चलो प्रोसीजर वही सिंपल है, म्यू माइनस a माइनस b बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन शायद ऐसा था, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस था। तो a भी क्या है, डायमेंशन लेस है। अब बचता है ये, तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू। तो लैम्डा स्क्वायर मतलब वेवलेंथ, लेंथ है ना, तो ये भी l स्क्वायर ही होगा, l स्क्वायर इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो अगर ये उधर चला गया, l स्क्वायर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, m0 l2 t0। तो अभी समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और हमें डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग वो इजीली निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें शायद तुम्हें थोड़ा सोचने का जरूरत पड़े। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल्स टू, चलो क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x if y is equals to 10xt, 10xt, t है टाइम और y क्या है हमें पता नहीं, और x क्या है मान लो वो भी हमें पता नहीं। अब इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये मत समझना कि 10xt प्लस 10 तक तो तुमने 1030 1045
1060 1090 1080 के उसमें पढ़ा है, लेकिन बस 11 में अभी 10 में 10 22 एंड हाफ 10 67 37 सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 10 ए बी सी डी एक्स टी कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। तब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पहले उसको यहाँ पे यूटिलाइज करो। 10xt xt मतलब थीटा, एक एंगल। एंगल का डायमेंशन क्या होता है? मेरे हिसाब से एंगल मैंने बोला था कि डायमेंशन लेस होता है, वो रेडियन में मेजर होता है तो डायमेंशन लेस है। तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ xt इज इक्वल्स टू μ0 L0 T0। मेरे ख्याल से हाँ लिख सकता हूं क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस है। तो xt x into t इज इक्वल्स टू μ0 T0। तो x इक्वल्स टू t नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 L0 T0 by t। t ऊपर आने से इसका डायमेंशन हमें मिल गया m0 L0 t to the power minus 1। अच्छा और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है p इक्वल्स टू a x पावर में r स्क्वायर x दिया हुआ है और यहां पे सिर्फ हमें बोला गया है कि r रेडियस है। अब इसका हमें बोला है x का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। अब इसका कैसे निकालें? तो एक चीज ध्यान से सोचो, कभी तुमने ऐसा कुछ नंबर लिखा है कि 7 to the power 3 kg या 7 to the power 2 लीटर या 18 to the power कुछ भी 37 डिग्री, चलो डिग्री जैसे डायमेंशन लेस होता है, केजी लीटर किलोमीटर शायद से नहीं, क्योंकि पावर में कोई यूनिट नहीं होता है। तो पावर क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका जो पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू m0 L0 T0। तो रेडियस क्या है? लेंथ है, तो L स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू m0 L0 T0। L स्क्वायर अगर नीचे चला गया तो m0 L0 T0 बाय L स्क्वायर। अभी L स्क्वायर को ऊपर ले आया तो x इक्वल्स टू m0 L टू द पावर माइनस 2 T0। ये निकल गया हमारा x का डायमेंशन। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम लोग इसके भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट में अभी इतना तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस का दो इंपॉर्टेंट, तीन है लेकिन दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके साथ एनडब्ल्यूटी और जे लेवल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो सब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।